नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राजभाषा के संबंध में बात करेंगे। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। आज का ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। राजभाषा के संबंध में अकादमिक स्तर पर बीए एमए की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीट में भी राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वरिष्ठ शिक्षक में, व्याख्याता में और कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती में भी आपका ये टॉपिक है, राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो इस टॉपिक को हम बारीकी से लेंगे, क्योंकि हम गहराई से जब अध्ययन नहीं करते हैं और ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं तो परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे उत्तर सही नहीं हो पाते हैं। तो आप जो भी, चाहे स्नातक स्तर पे हैं, स्नातकोत्तर स्तर पे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से आगामी कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे उसे मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारा टॉपिक है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो सबसे पहले कि राजभाषा क्या है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, और उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, संवैधानिक स्थिति क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद है जिनमें राजभाषा के संबंध में बात की गई है। फिर हम बात करेंगे आठवीं अनुसूची की वर्तमान में क्या स्थिति है। फिर बात करेंगे राजभाषा अधिनियम की, राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित 1967, और राजभाषा अधिनियम के आधार पर 1976 में राजभाषा के जो नियम बने, हम इन बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, अति उपयोगी है। अब बात करते हैं सबसे पहले राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा से हमारा तात्पर्य है ऐसी भाषा जो राजकीय कार्यों में काम में ली जाती है, ऐसी भाषा जो शासन प्रशासन में काम में ली जाती है, जो तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हम जिसे देखते हैं। और राष्ट्रभाषा से हमारा तात्पर्य है ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है, राष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ती है, उनके बीच में रागात्मक भावात्मक संबंध कायम करती है, वो राष्ट्रभाषा है। अगर हम राजभाषा राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हम हिंदी की बात करें कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा की। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी राजभाषा है, और आपको ज्ञात होगा 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को, या ये भी पूछा जा सकता है कि
हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 343 में। या यह भी आ सकता है कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राजभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को, और इस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजभाषा के बारे में आपको बता ही दिया, जो राजकीय कामों में या शासन प्रशासन में काम में ली जाती है वो भाषा राजभाषा है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी संवैधानिक दृष्टि से हिंदी राजभाषा है। अब भाई बात राष्ट्रभाषा की, तो हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ती है, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन ध्यान देना, संविधान में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। पर हम भारत के लोग, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो चाहे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो, हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग में लेते हैं। यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र वहां भी, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे बोलने में समझने में, हिंदी का वहां भी प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ती, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। पर संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। यह विडंबना है हमारे देश के लिए कि हमारी स्वयं की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। पिछले दिनों 2020 में ही अगस्त में एक मेरे द्वारा संपादित राष्ट्रभाषा हिंदी शीर्षक से पुस्तक का विमोचन हुआ था, और उस पुस्तक में हमने हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों से शोध पत्र आमंत्रित किए थे। तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में केरल से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से भी शोध पत्र थे। उनकी ये बात है कि आप हिंदी को पूरे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो भाषाएं हैं दक्षिणी भारत की, उन भाषाओं को भी आप समझें, जानें। यानी वे कहना चाहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दो हाथ से बजानी होगी। हमारी इन भाषाओं के बारे में भी आप जाने समझें। हम हिंदी को सहर्ष अपनाएंगे, लेकिन आप हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तमिल हो, इन्हें आप अपने यानी जो हिंदी भाषी राज्य वहां पाठ्यक्रमों में लागू करें। तो कहने का अर्थ है कि हम उन भाषाओं के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखें और हिंदी को संपूर्ण भारत में, हिंदी भाषी राज्यों में ही, गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी कम से कम माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रमों में एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, तो हिंदी संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। लेकिन अब ये भाषा का मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है, ये बात अलग है। आज हमारा टॉपिक है, हम सीधी उस पर बात करेंगे। तो पहले तो हमने स्पष्ट किया राजभाषा क्या है। जो राजकीय कामों में, शासन प्रशासन में काम में ली जाती है वो राजभाषा है। इस दृष्टि से हिंदी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। ये बात अलग है कि हमारे देश में जो संसदीय कार्य होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो वास्तविक भाषा हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संसदीय जो नियम अधिनियम बनते हैं वे अंग्रेजी में ही बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो निर्णय दिए जाते हैं वे भी अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। वहाँ प्राधिकृत जो है भाषा अंग्रेजी को ही माना जाता है, क्योंकि जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये कहा गया था कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी सह राजभाषा बनी रहेगी और कार्य अंग्रेजी में होते रहेंगे, और संसद चाहेगी तो उसे आगे भी बढ़ा सकती है। और ये हमारे देश के लिए विडंबना है कि आज भी वो स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करेंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा के बाद में हम बात करेंगे राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से। संविधान में
कहां कहां राजभाषा का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद की भाषा जो है अंग्रेजी या हिंदी होगी और संसदीय कार्य अंग्रेजी या हिंदी में संपन्न होंगे और राज्यसभा का सभापति तथा लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। जो प्रावधान यहां राष्ट्रीय स्तर पर है वही प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 210 में राज्य स्तर पर है। यानी राज्य स्तर पर यानी राज्य के विधानमंडल है वहां की भाषा जो होगी हिंदी या अंग्रेजी होगी। और साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी राज्य में शासकीय मान्यता प्राप्त भाषा का भी प्रयोग किया जा सकेगा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष किसी सदस्य को मातृभाषा में अपनी बात रखने की अनुमति दे सकते हैं। तो ध्यान देना, यह तो आपके अनुच्छेद 120 केंद्र स्तर पर है और अनुच्छेद 210 राज्य स्तर पर है। यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 120 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 210 में क्या है, या अनुच्छेद 120 किससे संबंध है, 210 किससे संबंध है। तो ये आपके स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं जो मुख्य हैं आपके भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के यहां हम लिख लेते 343 से 351 के बीच में जो प्रावधान किए गए वो महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखें, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में क्या क्या कहा गया है, हम क्रम से लेंगे। अनुच्छेद 343 की हमने पहले भी बात की कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि लिपि होगी वो देवनागरी होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। यानी भारतीय अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय रूप है वो मान्य होगा। तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा की बात की गई, हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग से संबंध है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग से संबंध है। यह कहा गया कि संविधान लागू होने के आगामी 5 वर्षों के भीतर 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा और अनुच्छेद 344 के तहत पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया गया था। बीजी खेर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। और उसमें जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी, प्रत्येक भाषा से एक प्रतिनिधि भी था। तो उसमें हिंदी का प्रतिनिधित्व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था और वर्तमान में आयोग में 22 सदस्य, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ध्यान ये देना है। आयोग का कार्य क्या होगा? आयोग राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देगा और आयोग जो अपना प्रतिवेदन देगा उस पर राजभाषा संसदीय समिति जो है विचार करेगी और संसदीय समिति राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी। राजभाषा से संबंधित जो संसदीय समिति उसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल अपने राज्य में वहां की किसी भाषा को शासकीय भाषा की मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, राज्य में
शासकीय मान्यता, शासकीय मान्यता किसकी? वहां जो प्रचलित भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को मान्यता दी गई है, तो इस तरह से 345 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल अपने राज्य में किसी भाषा को शासकीय भाषा की मान्यता दे सकता है। अब अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 पत्र व्यवहार से संबंधित है। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि संघ सरकार राज्यों के बीच में या राज्य परस्पर जो पत्र व्यवहार करेंगे उसका प्रावधान अनुच्छेद 346 में किया गया है। और अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 345 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि राज्य की एक बड़ी संख्या यानी राज्य की बहुसंख्यक जनता द्वारा पर्याप्त जनसंख्या द्वारा मांग किए जाने पर राष्ट्रपति उस राज्य में शासकीय भाषा की मान्यता का निर्देश देंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति निर्देश दे सकेंगे किसके आधार पर? राज्य की पर्याप्त जनता की मांग पर, राज्य की पर्याप्त जनता की मांग पर, पर्याप्त जनता की मांग पर, की मांग पर किसी भाषा को शासकीय भाषा की मान्यता के निर्देश दे सकेंगे। किसी राज्य की एक राज्य का बड़ा वर्ग अगर मांग करता है तो इसे मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। अनुच्छेद 348 जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णय अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 343 सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के संबंध में कहता है कि इनके निर्णय अंग्रेजी में होंगे। और साथ ही यह भी कहा गया है कि संसद में जो अधिनियम नियम बनेंगे, वे संसद में नियम अधिनियम बनेंगे वे अंग्रेजी में होंगे, यानी उनका प्राधिकृत पाठ जो है वो प्राधिकृत भाषा जो है अंग्रेजी मानी जाएगी। तो ध्यान देना, इसके साथ साथ संसद और संसद के साथ साथ राज्यों के अंदर जो कार्यवाहियां होगी, राज्य विधान मंडल यानी जो राज्य की विधानसभाएं हैं, वहां जो नियम अधिनियम बनेंगे वहां भी प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी का मान्य होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आज भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो निर्णय होते हैं वे अंग्रेजी में ही होते हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा गया राज्यों के संबंध में कि राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल किसी भाषा में नियम अधिनियम की जो है मान्यता दे सकते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है अनुच्छेद 348 ये कहता है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंग्रेजी में होंगे। संसदीय कार्रवाई नियम अधिनियम और राज्यों के जो विधानसभा के संबंध में जो अधिनियम बनते हैं उनमें भी जो अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ मान्य होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। अनुच्छेद 349 में ये कहा गया है कि राजभाषा से संबंधित कोई संशोधन करना हो, राजभाषा संशोधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ध्यान देना, अगर संसद किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से राजभाषा में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति राजभाषा आयोग और राजभाषा संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर जो है वो कार्यवाही करेंगे। तो अनुच्छेद 349 राजभाषा में संशोधन से संबंधित प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 में तीन बातें की गई है जो मुख्य हैं। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो संघ से या किसी राज्य से,
वहां की मान्यता प्राप्त शासकीय भाषा में अभ्यावेदन दे सकेगा, अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 क कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा, अल्पसंख्यक वर्ग की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 ख यह कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए राष्ट्रपति अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति कर सकेंगे। तो 350 में सामान्य बात है कि राज्य में या संघ में वहाँ की मान्यता प्राप्त जो भाषा है शासकीय भाषा, उसमें भारत का कोई नागरिक अभ्यावेदन दे सकेगा, अभ्यावेदन का हकदार होगा। 350 का कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, और 350 ख में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए राष्ट्रपति अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 की। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का दायित्व होगा वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ध्यान देना, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी संपर्क भाषा है, यानी केंद्र उसका प्रचार प्रसार करेगा तभी वो वास्तव में संपर्क भाषा बन पाएगी। तो अनुच्छेद 120, 210 हमने पहले लिए। अनुच्छेद 343 से 351 महत्वपूर्ण है। हम एक बार पुनः देखते हैं। अनुच्छेद 343 कहता है राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 345 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल किसी भाषा को शासकीय भाषा की मान्यता दे सकेगा, मान्यता देंगे। 346 में पत्र व्यवहार की बात की गई है। 347 में यह कहा गया है कि राज्य की पर्याप्त जनता अगर मांग करती है या बहुसंख्यक वर्ग द्वारा मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता के निर्देश दे सकेंगे। और अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विधानसभाओं की कार्रवाई से संबंधित है कि वो अंग्रेजी में होगी। राज्य के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से जो है स्थानीय या जो राज्य की शासकीय भाषा है उसकी मान्यता दे सकेंगे, यानी कार्रवाई उसमें हो सकेगी। अनुच्छेद 349 राजभाषा में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक संघ सरकार से या राज्य में राज्य की जो मान्यता प्राप्त शासकीय भाषा उसमें अभ्यावेदन दे सकेगा, और अल्पसंख्यक वर्ग की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति होगी। और 351 ये कहता है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति की हिंदी का प्रचार प्रसार करे। तो ये तो थे अनुच्छेद। अब हमारा टॉपिक है अनुच्छेद के बाद में बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की वर्तमान क्या स्थिति है और संविधान जब लागू हुआ उसमें क्या स्थिति थी। संविधान जब लागू हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। तो देख लीजिए 8वीं अनुसूची की क्या स्थिति है। 8वीं अनुसूची में उसमें कितनी भाषाएं थी इसकी हम बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी देख लीजिए। असमिया, बंगाली, हिंदी, असमिया, बंगाली, हिंदी, असमिया, बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, पंजाबी, और पंजाबी के बाद में है आपकी संस्कृत, कश्मीरी,
संस्कृत, संस्कृत, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, तेलुगु तमिल के बाद में मलयालम, कन्नड़, उड़िया। मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। तो इस तरह से ये कितनी भाषाएं हुई? 14 भाषाएं हुई। असमिया, बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। ये जब संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी। उसके बाद में 8वीं अनुसूची से संबंधित जो संशोधन हुए, पहला संशोधन 1967 में, 1967 के अंदर जो संशोधन हुआ था वो था 21वां संशोधन। 21वां संशोधन था और इसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। और जब सिंधी को सम्मिलित किया गया तो कुल कितनी हो गई भाषाएं 8वीं अनुसूची में? कुल 15 भाषाएं हो गई। और उसके बाद में 8वीं अनुसूची में संधि को शामिल करने के बाद में 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मान्यता दी गई। तो यहाँ कितनी थी? 14। यहाँ कितनी हुई? 15। यहाँ कितनी हो गई? 18। ध्यान देना, 1992 में 71वां संविधान संशोधन जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद में आपके 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। डोगरी, उसके साथ में आपके मैथिली और मैथिली के साथ में संथाली। तो यहाँ कितनी हो गई? 22। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, 15 हो गई। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, 18 हो गई। और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया और कुल 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में है। ऐसा प्रश्न आ सकता है। मूल रूप से कितनी थी ये भी पूछा जा सकता है, या वर्तमान में कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान दें, साथ में बताना चाहें कि राजस्थानी और भोजपुरी कतार में हैं। राजस्थानी और भोजपुरी के लिए आंदोलन किया जा रहा है कि राजस्थानी भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची के बाद में हम लेते हैं राजभाषा अधिनियम, जो 1963 में बना और उसमें 1967 में संशोधन हुआ और उस आधार पर 1976 में राजभाषा नियम बने। तो हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित कब हुआ? 1967 में संशोधित। राजभाषा अधिनियम 1963 में जो धाराएं थी उनकी हम बात करें तो उन धाराओं में हम 9 धाराओं को देखते हैं। कुल 9 धाराएं थी और 9 धाराओं के आधार पर आपके 9 धाराओं में नियम बनाए गए थे। आपको बता देना चाहेंगे इन 9 धाराओं का 9 धाराएं थी। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967 में हुआ। ये 9 धाराएं आप 9 धाराएं यहाँ लिखना संभव नहीं है।
ये 9 धाराएं आपको, आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 9 धाराएं मिल जाएगी। और इन 9 धाराओं में जो 8वीं धारा है, 8वीं धारा जो है वो महत्वपूर्ण है। 8वीं धारा में क्या है? केंद्र सरकार वैधानिक प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। तो 8वीं धारा के आधार पर 1976 में राजभाषा नियम बने। 1976 में राजभाषा नियम बने। कब बने? 1976। जो राजभाषा नियम बने 1976 में 12 नियम बने। 12 में से जो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि 12 नियमों में जो महत्वपूर्ण बात थी कि केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। केंद्र सरकार के जो कार्यालय जो राज्यों में स्थित है उन कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। वे वर्ग कौन से हैं? एक आपका है क वर्ग। क वर्ग के अंदर उन राज्यों को रखा गया जहां हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, यानी जहां शासकीय मान्यता प्राप्त है हिंदी को, उन राज्यों को रखा गया। तो क वर्ग के अंदर हिंदी भाषी राज्य। कौन से? हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य कौन से? हिंदी भाषी राज्यों में 3 आपके बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, और इन 3 राज्यों से अलग हुए 3 राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 6 राज्य हो गए, और साथ ही राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इन 9 राज्यों, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन 9 राज्यों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इनको मिलाकर के 10 ये प्रदेश हुए जिन्हें क वर्ग में रखा गया। और क वर्ग में क्या था कि इनके बीच में पत्र व्यवहार होगा, हिंदी में ही होगा। इनके बीच पत्र व्यवहार हिंदी में ही होगा। अब हम बात करते हैं ख वर्ग की। ख वर्ग के अंदर हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी राज्यों को रखा। हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी राज्य, ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी राज्यों में एक तो आपका पंजाब, गुजरात और फिर आपका महाराष्ट्र। हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी राज्य पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। इन 5 प्रदेशों को ख वर्ग में रखा गया, यानी इनके बीच में पत्र व्यवहार होगा, सामान्यतः हिंदी में होगा, और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो आपके ख वर्ग में ये 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 5 प्रदेश हो गए। और फिर आपका है ग वर्ग। ग वर्ग में शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, शेष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दक्षिणी भारत के 4 बड़े राज्य, अब एक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। दक्षिण भारत के बाद में उत्तर पूर्व के राज्य, आपका जम्मू कश्मीर, इन सभी को ग वर्ग में रखा गया है। और यह शर्त है कि ग वर्ग के अंदर आने वाले राज्यों के बीच में पत्र व्यवहार होगा, वो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इस तरह से राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967, जिसमें 9 धाराएं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और उनमें 8वीं जो धारा है उसके आधार पर राजभाषा नियम बने 1976 में। उनमें जो महत्वपूर्ण है बात वो यह है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में रखा गया है, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। ये भी आपको राज्य कौन से हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क वर्ग में कौन से राज्य हैं और शर्त क्या है, ख वर्ग में कौन से राज्य और क्या शर्त है, ग वर्ग में कौन से राज्य और क्या शर्त है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, हमने आज जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण था।
राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इसमें पहले हमने राजभाषा को परिभाषित किया, राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर बताया। फिर हमने राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और फिर भाग 17 के तहत अनुच्छेद 343 से 351 की बात कही। और फिर हमने 8वीं अनुसूची को लिया कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। और फिर हमने लिया राजभाषा अधिनियम को 1963 और संशोधित 1967 में हुआ। और फिर हमने लिया राजभाषा अधिनियम के आधार पर 1976 में जो राजभाषा के नियम बने, इस संबंध में हमने बात की। तो आपने इस कक्षा को देखा, आप अपने देखने सुनने के बाद अपने नोट्स को भी तैयार कर लें। आज की कक्षा राजभाषा के प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण थी। आप अपने मुख्य बिंदुओं पर जो है नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ बिंदु जो हमने यहाँ नहीं लिए उसको डिस्क्रिप्शन में आपको बताया मिलेंगे। तो इस तरह से राजभाषा का टॉपिक आपके तैयार हुआ और इसी तरह से राजभाषा के साथ साथ आगे भाषा से संबंधित और भी कक्षाएं आपको मिलती रहेगी। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।